नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं की। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे वीडियोस आप तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकें। और भी बहुत सारे वीडियोस हमने सिलेबस के हिसाब से अलग अलग पेपर्स के, है ना, अपलोड कर रखे हैं, जिनकी की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप वहां से वो कंटेंट देख सकते हैं। तो आज किसकी बात करेंगे हम लोग? डेफिनेशन, कॉमन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कि आखिर कंपनी क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं कि कंपनी है क्या। देखिए, अ कंपनी, आप सबने वैसे पढ़ा भी होगा इसके पहले, है ना, कि अ कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। कह रहा अ कंपनी जो है वो आधुनिक व्यापार संगठन के एक सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय स्वरूप है। आज का जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है, इस बिजनेस वर्ल्ड में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पॉपुलर फॉर्म क्या है? कंपनी है। लार्ज बिजनेसेस सच एज टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। एंड विप्रो आर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपनीज, है ना। जब जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आदि कंपनी के रूप में संचालित होते हैं। कैसे? कंपनी के फॉर्म में ही रन करते हैं। बिकॉज, क्यों करते हैं? दिस फॉर्म प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, यह उन्हें क्या करता है? क्योंकि यह पूंजी एकत्र करने, कानूनी सुरक्षा तथा स्थायी अस्तित्व जैसे सुविधाएं प्रदान करती है। जो आपका कंपनी फॉर्म है, ये क्या करता है? प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन देता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब स्थायित्व देना। एंड द एबिलिटी टू रेज ह्यूज फंड्स ऑफ कैपिटल, और ये फॉर्म उन्हें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ह्यूज फंड्स वो रेज कर सकें। ठीक है, आगे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की परिभाषा। तो देखिए, जब हम कंपनी की परिभाषा की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से क्या है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कह रहा है जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या कहता है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी है जिस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो किसी, जो क्या हो, इनकॉर्पोरेट की गई हो कंपनीज एक्ट के अंडर, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वह तो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई हो, बनाई गई हो, या तो पुराने किसी कंपनी लॉ के थ्रू बनाई गई हो। मतलब कंपनी वह संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, जिसका गठन, जिसका कॉर्पोरेशन या तो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू हो, उसके अंडर हो, या 2013 से पहले के किसी कंपनी लॉ अथवा पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अंतर्गत किया गया हो। क्योंकि देखिए, जो एक्ट आते हैं बीच बीच में अमेंडमेंट होते हो, 1948, 53, 1991, इसके बाद से, है ना। तो कह रहा तो 2013 के थ्रू बनाओ, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनी हो, या इसके पहले किसी कंपनी लॉ के तहत अगर स्टैब्लिश करी गई है, इनकॉर्पोरेट करी गई है, तो वो क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, कोई खास नहीं, बस 2 लाइन की डेफिनेशन है। क्या कि ये कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब कंपनी होगा व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट करी गई, या पुराने किसी कंपनी लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट करी गई हो। ये थी कंपनी की डेफिनेशन। अगर हम लोग बहुत सिंपल डेफिनेशन की बात करें, तो हो गया कंपनीज एक्ट के थ्रू, जो थोड़ा सा एक लॉ के फॉर्म में थी। अगर हम आसान परिभाषा में समझे अपने समझने के लिए, तो क्या कहोगे? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। क्या है? एक लीगल पर्सन है, लेकिन कैसा? हमारे आपके जैसा नहीं, आर्टिफिशियल। कैसा? वैधानिक। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कौन बनाता है? कानून बनाता है, जो क्या? कानून द्वारा निर्मित। हैविंग
अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है ना, जिसका अपने सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है, अलग पहचान होती है। कैसे? फ्रॉम इट्स ऑनर, अपने मालिक जो उसके ऑनर होते हैं उनकी पहचान अलग होती है, कंपनी की अपनी पहचान अलग होगी। परपीचुअल सक्सेशन होता है ना, एंड अ कॉमन सील होती है। ठीक, कंपनी क्या होगी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के थ्रू बनाई जाएगी, हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। काहे से? अपने मालिक से, अपने ऑनर से अलग आइडेंटिटी, मालिक की अलग आइडेंटिटी होगी, कंपनी की अलग आइडेंटिटी होगी। परपीचुअल सक्सेशन होता है, एंड अ कॉमन सील, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कि अभी कैसा ऑप्शनल है। कंपनी क्या है? एक निर्मित, एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है तथा जिसका अस्तित्व सदस्यों के बदलने पर भी बना रहता है, जिसको कहा गया परपीचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी के सदस्य बदलते रहेंगे, कंपनी खत्म नहीं होगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, है ना। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। और जिन चीजों की हम लोगों ने बात की ना, परपीचुअल सक्सेशन की, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की, है ना, कॉमन सील की, यही इसकी अभी आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारा कंटेंट अभी तक अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी की प्रकृति या उसकी विशेषताओं की, कि आखिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी में पाई जाती हैं। तो जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी थी, पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। अब क्यों ये कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, जरा इसको भी जान लेते हैं। क्या कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसे कानून द्वारा बनाया जाता है, या तो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू, या तो इसके पहले किसी लॉ के थ्रू। इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग नहीं, हमारे आपके जैसे नहीं है, बट enjoys मेनी लीगल राइट्स, है ना। ये हमारे आपके जैसे नहीं है, लेकिन हमारे आपके जैसे बहुत सारे लीगल राइट इंजॉय करती है, क्योंकि यह स्वयं संपत्ति रख सकती है। कंपनी क्या करेगी? अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है, तथा न्यायालय में मुकदमा भी कर सकती है, और कंपनी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इस तरीके के लीगल राइट जैसे हमारे आपके होते हैं, ऐसे कंपनी के होते हैं। दैट्स व्हाई कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसलिए हम कंपनी को कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति कहते हैं। ये क्या क्या कर सकती है? ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, शू अदर्स, दूसरे पे मुकदमा कर सकती है, बी सूट, खुद पे भी मुकदमा हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस इंडस्ट्री जानते हैं हम लोग मुकेश अंबानी के नाम से, है ना, कि लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री अलग अपनी पहचान रखती है, वो अपने अलग पहचान रखती है। टाटा इंडस्ट्रीज हो गई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन बाय लैंड इन इट्स ओन नेम, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री अपने नाम से भी जमीन खरीद सकती हैं। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की। दूसरी देखते हैं। दूसरी भी जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कुछ वैसी ही है, कि इसका अपना क्या? सेपरेट लीगल एंटाइटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी के मालिक अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। द कंपनी इज लीगली डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, कंपनी क्या है? अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। कैसे? लीगली, कानूनी रूप से अलग होती है। कंपनी का अपने सदस्यों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है। कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, शेयर धारकों की नहीं होती। अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से खरीदी गई है, कंपनी खरीदी है, तो कंपनी की होगी, उनके शेयर होल्डर्स की नहीं होगी। इवन इफ ऑल शेयर होल्डर्स चेंज द कंपनी रिमेन्स द सेम, इवन यहां तक कि सारे शेयर होल्डर्स भले ही बदल जाए कंपनी के, मगर कंपनी बनी रहेगी। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे इसीलिए कहा गया इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है ना। जैसे कि इफ रिलायंस अर्न्स प्रॉफिट, अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्न करे, इट बिलोंग्स टू रिलायंस, तो प्रॉफिट किसका होगा? रिलायंस इंडस्ट्री को होगा, नॉट डायरेक्टली टू मुकेश अंबानी। प्रॉफिट जो होगा वो इंडस्ट्री का होगा, केवल मुकेश अंबानी जी का नहीं होगा। तीसरा है
परपिचुअल सक्सेशन, जिसको कहते हैं स्थायी उत्तराधिकार। कंपनी हमेशा के लिए बनी रहेगी, चाहे शेयर होल्डर्स आते जाते रहे, चाहे सारे के सारे चले जाए। मीन्स द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ मेंबर्स डाई। कंपनी एग्जिस्ट करेगी, कंपनी बनी रहेगी, भले ही मेंबरों की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, रिजाइन दे दें या इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। मेंबर्स में कम एंड गो, सदस्य जो है आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहेगा। बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, मगर कंपनी हमेशा बनी रहेगी, इसे ही कहा गया स्थायी उत्तराधिकार। ये तीसरा नेचर है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए कंपनी का क्या है, सीमित दायित्व है। सीमित दायित्व समझते हैं कि शेयर होल्डर्स आर लाइबल ओनली अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब शेयर धारक जो होंगे कंपनी में, उनका दायित्व केवल उनके शेयरों की अवैतनिक राशि तक सीमित होता है। मतलब जितनी अनपेड वैल्यू उनके शेयर्स की होगी, उतनी ही कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी होगी, बाकी लायबिलिटी शेयर होल्डर की नहीं होगी। देयर पर्सनल प्रॉपर्टी रिमेन्स प्रोटेक्टेड। शेयर होल्डर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहेगी। मतलब शेयर होल्डर्स का दायित्व कैसा है, कंपनी के केस में सीमित होता है। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी, जिसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपनी की क्या होती है, देखिए अलग संपत्ति होती है। कंपनी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी की संपत्ति केवल कंपनी की होती है, ना कि उसके सदस्यों का। सदस्य उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। मेंबर्स कांट क्लेम ओनरशिप और कंपनी एसेट्स। मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो है, कंपनी की प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी की इसलिए अलग संपत्ति होती है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयरों का हस्तांतरण, है ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, ताकि कुछ भी बचे ना। अगर लॉन्ग आंसर आए, शॉर्ट आंसर आए, तो आप सारे लिख सको एटलीस्ट, है ना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयरों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। शेयर्स कैन जनरली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली इन पब्लिक कंपनी। भैया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट ज्यादातर लोग जानते हैं ना। शेयर्स में क्या होता है, हमने खरीदा, किसी ने बेचा, किसी ने बेचा, हमने खरीदा। मतलब कंपनी के शेयर्स लगातार क्या होते हैं, ट्रांसफर करे जा सकते हैं। मतलब कहाँ, स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में। सार्वजनिक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण सामान्यतया स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कंपनी के शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आप आसानी से स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉमन शील, सामान्य मुहर। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो अपने साइन करते हैं, या जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं था अंगूठा लगाते, कुछ ना कुछ तो करते हैं। ऐसे कंपनी जब करती है तो उसकी कॉमन शील होती है, जो कि अब की डेट में क्या ऑप्शनल है। मींस अर्लियर द कॉमन सील एक्टेड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कह रहा 2013 के एक्ट से पहले जो कॉमन शील होती थी कंपनी की, वो ऑफिशियल सिग्नेचर होती थी। जैसा हमने कहा ना, हम आप कहीं पर कुछ लिखते हैं, कोई नोटिस कुछ भी, तो साइन करते हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल है, साइन तो नहीं कर पाएगी, तो उसकी एक मोहर होती है, ऑफिशियल सील होती है, वो उसका सिग्नेचर माना जाता था। बट अंडर द कंपनीज एक्ट, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में इसे क्या कर दिया गया, ऑप्शनल कर दिया गया। पहले कंपनी की सामान्य मोहर उसके आधिकारिक हस्ताक्षर का काम करती थी, मगर अब यह क्या हो गया है, वैकल्पिक हो गया है। ये प्रॉपर्टी थी आपकी कंपनी की, है ना। नेक्स्ट है सेपरेट मैनेजमेंट। हमने कहा था ना कि सारी प्रॉपर्टीज में हम कवर कर लेंगे। अलग प्रबंधन, कंपनी का अपना क्या है, अलग प्रबंधन होता है। कैसे, ऑनर्स एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट। देखिए कंपनी में कंपनी के ऑनर अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स इलेक्ट डायरेक्टर्स, और जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी, और जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। मतलब कंपनी के स्वामी, शेयर होल्डर्स और प्रबंधक दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते, दोनों क्या है, इसलिए इन सबका अपना सेपरेट मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट करा एबिलिटी टू रेज ह्यूज कैपिटल, विशाल पूंजी जुटाने की क्षमता कंपनी के पास होती है। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, ये सब इशू करके बड़ी मात्रा में मार्केट से पूंजी जुटा सकती है। अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एंड डिवेंचर्स
टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऐसा कंपनी कर सकती है ना। तो ये कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं। और आगे प्रॉपर्टीज की बात भी कर लेते हैं, कुछ और बची हुई उनको भी खत्म कर लेते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन कंपनी क्या है, देखिए एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक मतलब जबरदस्ती किसी को शामिल नहीं करा जाता। कंपनी किसके लिए, वैध उद्देश्य के लिए। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लॉफुल। कोई ऐसा काम ना हो जिसे हमारा लॉ, हमारा कानून प्रोहिबिट करता हो, मना करता हो, है ना। वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनी स्वेच्छा से बनाई जाती है। मतलब पीपल वॉलेंटरली कम टुगेदर, पीपल अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं टू एस्टेब्लिश अ कंपनी फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी कोई चोरी का काम करने के लिए, कोई इलीगल काम करने के लिए नहीं बनाई जा सकती, लॉफुल काम के लिए ही बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि सेपरेट टैक्स इंटाइटिटी। देखिए अगर लीगल इंटाइटिटी अलग होगी तो भैया टैक्स की इंटाइटिटी भी अलग होगी। अलग करदाता इकाई होगी, उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो अलग कर चुकाएंगे, टैक्स देंगे सरकार को। कंपनी अपना अलग टैक्स देगी। मतलब कंपनी अपने नाम से आयकर का भुगतान करती है। कंपनी पेज टैक्स इन इट्स ओन नेम। अब आइडेंटिटी अगर अलग है तो आयकर भी तो अलग ही चुकाओगे, अलग अपने नाम से ही तो भरोगे। नेक्स्ट है स्टैच्यूरी रेगुलेशन, वैधानिक नियंत्रण। स्टैच्यूरी रेगुलेशन क्या कहता है कि कंपनी का जो संचालन है ना, कंपनी अधिनियम 2013 या अन्य संबंधित कानूनों के अनुसार ही होगा। मतलब अ कंपनी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि यही लेटेस्ट का एक्ट है, या फिर एंड अदर एप्लीकेबल लॉस, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करेगी, या कोई दूसरा अगर लॉ एप्लीकेबल होता तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, वही एक्ट उसे कंट्रोल करेगा। ये स्टैच्यूरी रेगुलेशन कहलाता है। आई होप कि अभी तक के इस वीडियो में आपको कंपनी क्या होती है सिंपल डेफिनेशन में, उसके एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया, उसके हमने प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करी है ना, जिसमें हमने सारा कंटेंट कवर किया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप कर पाओगे, शॉर्ट पूछेगा तो भी आप कर पाओगे। तो आई होप आपको सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये सारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ, ताकि हम आप तक ऐसी और वीडियोस आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू।